श्रोतामा आज આપની સાથ છે ડોક્ટર હરીશ સાંભરિયા, સલાહકાર आपदा प्रबंधन व राहत विभाग सचिवालय जयपुर में आप विराजे हैं। और आज आप यहाँ सु बात करेला ऋतु चक्र परिवर्तन समस्या और समाधान। बहुत ही महती विषय जैसा ध्यान से सुनजो। तो सबसे पहले तो डॉक्टर हरीश सांभरिया जी, कार्यक्रम में आपको घणो घणो स्वागत। राम राम सा। राम राम सा। अब सबू पहले आपसे यही जानवो चाहला भाई ऋतु चक्र परिवर्तन होवे काई छे, ई विषय में माका श्रोताओं ने विस्तार से बताओ जिसू कि वे ई चीज ने समझ पावे और इसू उत्पत्ति जो भी समस्या वहाँ के सामने आवे चे, चाहे खेती बाड़ी हो चाहे पशुपालन, वहाँ समस्या को समाधान ठीक तरह से वे कर पावे। जैसे कि आपने बताया कि ऋतु परिवर्तन या ऋतु चक्र परिवर्तन जी। मैं ऋतु परिवर्तन को संस्कृत के इन शब्दों में पिरोना चाहूंगा कि अस्मांका है देशे षड ऋतुवे भवन्ति, यसु वसंते है, ग्रीष्म है, वर्षा, शरद, हेमंत है, शिशिर च ऋतु सन्ति। सर्वेषु ऋतुषु वसंत है प्रथम ऋतु है अस्ति। अर्थात हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं और इनमें वसंत ऋतु का स्थान प्रथम है और ये ऋतुएं प्रत्येक 2 मास से परिवर्तन होता रहता है जी। अब ये जो मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, क्या वह अचानक हो रहा है? जो परिवर्तन अचानक हो रहा है इसका हम अनुभव कर पा रहे हैं, जबकि ऋतु परिवर्तन होने में लंबा वक्त लगता है, इसलिए इसे अनुभव करना अपेक्षाकृत कठिन है। इसे मैं एक कहानी के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। जैसे कि यदि एक मेंढक को हम गर्म पानी में डाल दें तो वह मेंढक उछलकर बाहर निकल जाता है। अब अगर हम परिस्थितियों को बदल देते हैं और उस मेंढक को सामान्य पानी में डालकर एक बर्तन पर गर्म करते हैं तो इस बर्तन में मेंढक काफी देर तक बैठा रहता है, वह पहले वाली परिस्थिति की तरह उछलकर बाहर नहीं आ रहा है। इस एक छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ऋतु परिवर्तन की दर में सामान्य परिवर्तन होना एक सामान्य घटना है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में ये परिवर्तन महसूस किया गया है या परिवर्तन की दर में तेजी आई है कि मान लीजिए सर्दियों का देरी से शुरू होना, एकाएक ही उसकी सक्रियता में वृद्धि हो जाना, ऋतु चक्र परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। ये सब ऋतुओं में जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन हमें उस समस्या के प्रति अवगत करा रहा है कि किस तरह से ये परिवर्तन हो रहे हैं। तो जी आप बताया भाई ऋतु चक्र परिवर्तन क्यों हो रही है। अब इका यूं तो बहुत सा कारण है जी के कारण ये ऋतु चक्र परिवर्तन होवे छे, पर मोटा तौर से आपसे जानबो चाहला कि ऋतु चक्र परिवर्तन जो कि अबगा आबाड़ा टाइम में और अबार बहुत ही तीव्रता से होवे छे, उनका काई कारण छे? पृथ्वी का जो ऋतु चक्र है वह हमेशा से गतिशील रहा है। पुराने समय में भी ऋतुओं में परिवर्तन होता रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ऋतुओं में जो परिवर्तन की सक्रियता या दर में जो तीव्रता आई है, उससे जो परिवर्तन हमें महसूस हो रहा है, हमारे पर्यावरण को जो महसूस हो रहा है, जो हमें खुद को महसूस हो रहा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम ऋतु परिवर्तन को 2 कारणों में बांट सकते हैं। एक कारण है हमारा प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय कारण जी। पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक कारणों की कि प्राकृतिक कारणों में महाद्वीपीय अपसरण, ज्वालामुखी, पृथ्वी का झुकाव, समुद्री लहरें आदि कारण हैं। यदि हम बात करें महाद्वीपीय अपसरण की, तो महाद्वीपीय अपसरण जो एक वर्ड है, जो एक ऐसी घटना है जिसमें महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकते रहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप का जो अपना भारतीय प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप का एशिया महाद्वीप की ओर सरकना, जिससे कि हिमालय की जो ऊंचाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका महाद्वीप, ये दोनों आपस में दूर होते चले गए हैं और इनकी स्थितियों में इनके परिवर्तन होने से ऋतुओं में भी परिवर्तन हो रहा है। यदि हम बात करें प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी के फटने से वातावरण में बहुत अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल के कण, राख के कण निकलते हैं। इन धूल व राख के कणों से वातावरण में एक ऐसी परत बन जाती है जो सूर्य से आने वाली किरणों को धरातल पर नहीं पहुंचने देती है और जिससे कि पृथ्वी के जो वातावरण में अगर सूर्य की किरणें नहीं आएंगी तो पृथ्वी का वातावरण शीतल होता चला जाएगा।
ऐसी ही एक घटना 1860 में आसपास पश्चिमी यूरोप के देशों में हुई थी। उस समय वहां उन देशों में ग्रीष्म ऋतु विहीन वर्ष रहा था। देखिए कितनी बड़ी घटना हुई है कि आपको एक गर्मी के मौसम का एहसास ही नहीं हुआ, सिर्फ किसके कारण, जो हमारा पर्यावरण था उसके ऊपर एक धूल का गुब्बार छा गया था। ऐसी ही एक और घटना 1991 में फिलीपींस द्वीप समूह में हुई, जब माउंट पिनाटोवा ज्वालामुखी के विस्फोट से गैस व धूल के बादल निकले और निचली सतह का तापमान कम हो गया। यदि हम बात करें इन्हीं प्राकृतिक कारणों में, जैसे पृथ्वी का झुकाव है, तो पृथ्वी का हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो वर्ष में जब ये जो झुकी रहती है पृथ्वी के झुके होने के कारण, तो वर्ष के आधे समय जब गर्मी होती है तो उत्तरी भाग में सूर्य की तरफ झुका रहता है, जिससे कि उत्तर के भाग में गर्मी का एहसास होता है। यदि हम बात करें दूसरे आधे समय जब ठंड होती है तो पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। यदि झुकाव नहीं होता तो मौसम का अनुभव नहीं होता। पृथ्वी के इस झुकाव में भी परिवर्तन हो रहा है। ये सब प्राकृतिक कारण है और ये सभी कारण ऋतुओं में बदलाव या मौसमी घटनाओं में बदलाव के कारण बन रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आप बताया भाई ऋतु चक्र परिवर्तन का प्राकृतिक घटनावां बहुत सारी होवे छे जो कि इकी जिम्मेदार छे, और चूंकि ऋतु चक्र परिवर्तन हाल का समय में आपा देख रहे हैं कि जो हो रहा है वो बहुत समय तक अगर देखो जाओ लो और ई तरह से ही होतो रहो लो तो वो काफी घातक भी होवे लो, और इको कारण आपा स्वयं मानव भी चा। तो आपसे विस्तार से जानबो चावला भाई प्राकृतिक कारण के साथ साथ काई कोई अशा मानवीय कारण भी छे जो कि या घटनावां का बदलता स्वरूप के लिए जिम्मेदार छे। बिल्कुल, आपका जो ये प्रश्न था बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने ये तो देखा कि प्रकृति में बदलाव हो रहा है, लेकिन जो प्रकृति बदलाव कर रही है उसके अनुसार पर्यावरण को वापस संतुलित भी कर रही है। लेकिन अब प्रकृति के साथ मानवीय कुछ कारण भी उत्तरदायी हैं, क्योंकि मानवीय कारणों से इनके जो तीव्रता की दर में है वो परिवर्तन आ गया है। ग्रीन हाउस गैसें, हम बात करें कि जो हमारा CFC का जो हम कंजप्शन कर रहे हैं, जो उत्सर्जन कर रहे हैं, और जिस हम बात करें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यातायात के साधनों से जो निकल रही है, उससे हमारे इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा वातावरण में अधिक होने से ये जो हमारी जो गर्मी होती है उसको अफसोस कर रहा है, जिससे कि पृथ्वी के पूरे वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। इस तापमान में परिवर्तन से बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं कि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ये जो हम अपने कारण है, औद्योगिक इकाइयों को हम लगाते जा रहे हैं, उपभोक्तावादी हमारी सोच है, जिसके कारण ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ऋतुओं में, ये हम उसके लिए उत्तरदायी हैं। हम ये नहीं कहें कि प्राकृतिक कारण उत्तरदायी हैं, लेकिन तीव्रता में जो वृद्धि हुई है जिसको प्रकृति संतुलित नहीं कर पा रही है, उसके लिए मानवीय कारण पूरी तरह से जिम्मेदार है। तो ये जो मानवीय कारण है जो कि मानव आपका निजी स्वार्था की खातिर प्रकृति से छेड़छाड़ करे छे, और जी के कारण यो अतरो ऋतु चक्र परिवर्तन हुए छे जो कि काफी हद तक घातक भी है। तो अब आपसे यही भी जानबो चाहला कि ये जो निजी स्वार्था खातिर आपा प्रकृति से जो छेड़छाड़ करा छे ना, इका कई प्रभाव दिखाई दे रहे छे और भविष्य में दिखाई देबाड़ा छे। प्रभाव तो हमें बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमारा जो पृथ्वी का जो औसत तापमान था, अगर हम पुराने समय की बात करें तो उस समय 0.3 डिग्री से 0.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। ये जो 19वीं शताब्दी के अंत के तापमान का एक डेटा है जो बताया गया है, जबकि पिछले इन 40 वर्षों में हमारे जो तापमान रहा है वो करीबन 2 से 3 डिग्री बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट आई थी जो ऋतु परिवर्तन पर अंतः शासकीय पैनल की रिपोर्ट थी, जो जिसे हम IPCC की रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, और इसमें अनुमान लगाया गया था कि अगले 100 वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान 1.4 डिग्री से 5.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अब तापमान बढ़ने से क्या क्या होगा? तापमान बढ़ने से हमारे अंटार्कटिका कि जो ग्लेशियर हैं, जो हिम के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो पिघलने लग जाएंगे, जिससे कि जो हमारे समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ने लग जाएगा। यदि समुद्र का जल स्तर बढ़ने लग जाएगा और बर्फ पिघलने लग जाएगी तो होगा क्या कि समुद्र के जो तटवर्ती इलाके हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई भी डूब जाएगी। खाद्यान्न फसलों के लिए भूमि का अभाव बन जाएगा। कीट व बीमारियों का प्रकोप भी मानव व कृषि दोनों पर बढ़ेगा। चरम मौसमी घटनाएं जैसे बाढ़,
व सूखे में भी वृद्धि होने की संभावना बनी रहेगी। तापमान में वृद्धि से हिमालय के ग्लेशियर पिघल जाएंगे। यही ग्लेशियर हमारी गंगा यमुना नदियों के स्रोत रहे हैं। जब स्रोत ही सूख जाएंगे तो इन नदियों की तुलना हम सरस्वती नदी की तरह करेंगे कि कभी ये नदियां भारत में थी। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है कि जिस प्रकार सरस्वती नदी हमारी लुप्त हो गई है, तो हम क्या इतिहास के पन्नों में बना रहना चाहते हैं या भविष्य में उस जो हमारे पास संसाधन है उसको कैसे यूज करेंगे, ये हम पे निर्भर करता है। सांबरिया जी, आप बात कर रहे हैं ऋतु चक्र परिवर्तन की, और यूं तो ऋतु चक्र परिवर्तन कह लो या जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण जो असंतुलन है उको प्रभाव समस्त सृष्टि पर दिखाई दे रहे है। पर चूंकि आप राजस्थान में रह रहे हैं तो बात करेला बार खास तौर से राजस्थान की, कि राजस्थान प्रदेश में ये ऋतु चक्र परिवर्तन का कुण से ऐसा खासा प्रभाव से जो दिखाई दे रहे है। राजस्थान में भी ऋतु चक्र परिवर्तन के हमें बहुत से प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान समय की बात करूं तो अभी हमारे यहाँ सर्दी का मौसम है जी। और सर्दी की जब हमारे यहाँ एंट्री हुई थी तो हम प्रवेश हुआ था, तो मानिए कि नवंबर का महीना हमारे लिए सामान्य रहा, इतनी सर्दी नहीं हो पाई। इसी प्रकार अब जनवरी में एकाएकी सर्दी में वृद्धि होना, ये हमें प्रभाव दिख रहा है कि ऋतुओं ने अपने चक्र में परिवर्तन किया है। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा क्या कारण रहा कि ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि जो एंटी साइक्लोनिक जो प्रतिचक्रवाती है सर्कुलेशन, लालिनो एक कंसेप्ट है जो कि हम कहें कि साउथ अमेरिका के पास में समुद्र का जो जल स्तर है उस जो है वो सामान्य बना रहता है। अल नीनो व लालिनो एक घटनाएं होती हैं जिसमें अल नीनो में समुद्र का तापमान बढ़ जाता है और ला नीनो में समुद्र का तापमान सामान्य रहता है। तो ला नीनो की घटनाओं के कारण के प्रभाव से और पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर पड़ना, जिससे कि हमारे यहाँ सर्दी की तीव्रता जो आगमन होता है उसका कमजोर होने के कारण ये हमें दिखाई दे रहे हैं कि राजस्थान के ऋतु चक्र परिवर्तन हो रहा है। यदि इसी तरह राजस्थान में ऋतु चक्र परिवर्तन हुआ तो राजस्थान में जो हमारी फसलें हैं, खासतौर से रबी की जो फसलें हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली हैं। और इसके साथ ही साथ जो प्राकृतिक आपदाओं का जो हमारा खतरा है, जैसे मान लीजिए कि पिछले साल हमारे यहाँ कोटा बूंदी 12 में फ्लड की सिचुएशन रही थी, बाढ़ की स्थिति रही थी, तो इस वर्षा में जोधपुर में यहाँ बाढ़ की स्थिति, पश्चिमी राजस्थान जिसे सूखे का प्रयाग कहा जाता है, आज वह बाढ़ की स्थिति से रूबरू हो रहा है। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि ऋतुओं में जो परिवर्तन हो रहा है वो राजस्थान में भी हो रहा है और हमारा जो ऋतु चक्र परिवर्तन जो राजस्थान में हो रहा है उसके अनुसार हमें अपने आप को, न केवल हमें बल्कि हमारे फसलों को भी उसके अनुसार बनाना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। जी सांबरिया जी, आप बात कर रहे था ऋतु चक्र परिवर्तन की, और इसमें हो बड़ा जो प्रभाव है वाने महसूस भी समस्त सृष्टि कर रही है। पर जब भी कोई काम जिया कि बिगड़वा लागे तो उन्हें सुधारवा को काम भी आपा सभी करेला। तो बात अब यह करेला भाई ये जो ऋतु परिवर्तन हो रही है जी का घातक परिणाम सामने आ बाड़ा है और आ भी रहे हैं, पर यह समस्या का समाधान के लिए और आपा शो काई काम कर सके जिसू की ये जो कुप्रभाव पड़वाड़ा है वाने काफी हद तक कम किया जा सके। ऋतु चक्र परिवर्तन को बढ़ाने के लिए मानवीय कारण अधिक उत्तरदायी रहे हैं और आपने सही कहा है कि हमें ऐसे कुछ उपाय करने होंगे कि जिससे कि जो हमारा ऋतुओं में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम कम कर सकें। प्रकृति के साथ हमें विकास करना होगा। और वो विकास कैसा होगा? हम अक्सर ये देखते हैं कि अगर पर्यावरण के साथ सुरक्षा करनी है तो सरकार की तरफ देखते हैं कि सरकार कुछ करे, लेकिन आम लोगों की इसमें क्या भागीदारी हो सकती है? हम खुद भी ये महसूस करें कि हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं। अब इसकी बात करते हैं कि आजकल हमारे यहाँ कंसेप्ट चल रहा है सेव एनर्जी जी, और ये जो संकल्पना आई है बहुत अच्छी संकल्पना है। इसको हम अपने घरों में कर सकते हैं। अगर लाइट की जरूरत है तो हम जलाएं, नहीं जरूरत है तो नहीं जलाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जलती रहती है, तो छोटे छोटे प्रयास करने हैं। बड़े प्रयास तो ठीक है कर लेंगे हम, लेकिन जो हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इससे आम जन जुड़ा हुआ है और आम जन आप कैसे जुड़ेगा, वो इस तरह से लाइट्स के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको जो काम नहीं आ रहे हैं तो उन्हें हम बंद कर दें। हम बात करें घर में हम सौर ऊर्जा का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो सरकार भी इसके लिए प्रोत्साहन की राशि दे रही है लगाने के लिए।
और अभी जो नया कंसेप्ट जो आया है जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, जिसकी बात करते हैं, नो साउंड नो पॉल्यूशन, ये कितना अच्छा कंसेप्ट है कि इससे हमारे वातावरण में जो जितनी पर्यावरणीय समस्याएं हो रही थी उनको हम कम करने में अपना योगदान भी दे सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक सॉल्यूशन दिया कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बना सकते हैं, लेकिन अब यूज करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम बात करें, क्योंकि आम जन जुड़ा हुआ है, और हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी प्रोग्राम होता है या हमारा कोई भी आयोजन होता है, कई बार हमारे शादी के प्रोग्राम्स होते हैं, तो हम जैसे खाना है हम काफी बर्बाद कर देते हैं। अब इससे होता क्या है कि कृषि पर हमारा जो भार है जनसंख्या का वो अधिक हो रहा है। पहले ही ज्यादा है, फिर हम इस तरह से वेस्टेज करेंगे तो और भी ज्यादा हो रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारा प्रयास कि हम उतना ही लें थाली में जितना हम खाएं। दूसरा कि मान लीजिए कि मुझे मेरे ऑफिस जाना है या मुझे कहीं जाना है, तो अगर मेरे पड़ोस में कोई रहता है और वो वहीं जाने का है, तो हम क्यों नहीं शेयरिंग मोड में चले जाते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। थोड़ा सा इसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, और हो सकता है कि आपके यहाँ से जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से हो, तो आप अपने निजी वाहनों का प्रयोग न करें, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग करें, क्योंकि ये हमारा योगदान है। हम समाज को क्या दे सकते हैं, हम इस ऋतुओं में परिवर्तन को रोकने के लिए हम क्या दे सकते हैं, ये हमारा योगदान है। अब अक्सर हमारे एक प्रोफेसर मैडम थी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में है, मैं एक शादी समारोह में गया था और वो मुझे मिली, तो वो गिफ्ट के तौर पर एक पेड़ लेके आई थी। मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, प्रोफेसर सरीना कालिया। तो वो पेड़ वाला कंसेप्ट आज भी मेरे दिमाग में ऐसे छपा हुआ है कि अपन जाते हैं एक गिफ्ट देते हैं, क्यों नहीं किसी को उस गिफ्ट के तौर पर एक पेड़ या छोटा पौधा दें जो वो उसको अपने गार्डन में, जो अपने उसका जो उद्यान है वहां लगा सके, जिससे कि होगा क्या कि धीरे धीरे प्रयासों से समाज की सोच में परिवर्तन होगा और वो ये महसूस करेगा कि मेरे इस प्रयास से मैं ऋतु चक्र परिवर्तन को रोक सकता हूँ। जी, यानी कुल मिलाकर आप यह कह सका भाई सामूहिक जागरूकता और समुचित दोहन अगर प्राकृतिक संसाधन को करा तो आपायो जो ऋतु चक्र परिवर्तन से कुप्रभाव पड़ रहे थे यानी काफी हद तक कम करवा में अपनी जन सहभागिता निभा सका। वासा श्रोतामा डॉक्टर हरीश सांभरिया, सलाहकार आपदा प्रबंधन व राहत विभाग सचिवालय जयपुर के माए बिराजे छे। आज आपना स्टूडियो में आया और आपने बताया कि ऋतु चक्र परिवर्तन काई छे, काई समस्यावां इसे होवे छे और की कर आपा या समस्यावां को निवारण कर सका जा। इतनी महती जानकारी दे बताई आपको घणो घणो धन्यवाद डॉक्टर साहब।